को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही क्लासेस को पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके सामने आज हम ये ध्यान दीजिए ये लेकर आए हुए हैं जिसके टॉपिक का नाम है, आप ध्यान देंगे तो आपके टॉपिक का नाम जो है वो है प्रैक्टिस पेपर नंबर 4। क्या नाम है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी है जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 और लगातार ऐसी सीरीज़ आपके सामने जो है वो कॉन्टिन्यूअस वे में चलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या ना हो। देखिए अभी एक दिक्कत आई थी, वीडियो जो है वो बना रहे थे तो वीडियो में आवाज़ ही कहीं पर नहीं आई, तो ये कुछ पेज जो है वो एडिट हो गए जिसको दिक्कत हो गई, लेकिन यहाँ पर हम बगल में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है द फेमाइन जेंडर ऑफ ड्रोन। देखिए अब ड्रोन जो है वो DRONE ड्रोन, इस ड्रोन का जो है वो कौन सा जेंडर पूछ रहा है? फेमिनाइन जेंडर जो है वो पूछ रहा है। तो ड्रोन का जो फेमिनाइन ये ऑप्शन में लगा हुआ है, पता नहीं ये PDF कैसे गड़बड़ हो गई, तो इसका जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो BEEB होता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फेमिनाइन जेंडर होगा ड्रोन का, वो ड्रोन का फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो ड्रोन का फेमिनाइन जेंडर आपका क्या होता है? BEEB। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। देखिए यहां पर कुछ चीजें चल गई हैं, अभी चीजें मिट नहीं रही हैं, पता नहीं इसमें क्या समस्या आ गई, लेकिन आप ऐसे देख लीजिए। कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कहा कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो लिखा गया है, जो लिखा गया शब्द है वो करेक्ट नहीं है। देखिए पहला क्या कहा, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ये रूल सही है। कल हमने बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखी हुई होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, वो कभी भी जो है वो चेंज नहीं होती। वो क्या हो जाती है? वो कभी भी आपकी जो है वो चेंज नहीं होती। क्या नहीं चेंज होती? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाए। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाएगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस होगी वो आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी। कंफर्म? अब आपका इधर ध्यान से समझिए। दूसरा कहा प्रेजेंट टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू पास्ट टेंस। जी हां, जो प्रेजेंट टेंस होता है डायरेक्ट स्पीच का वो हमेशा किस में चेंज हो जाता है भैया? वो पास्ट टेंस में चेंज होता है। ये भी बात सही है। कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। आगे कहा इन डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यहां पे परफेक्ट होगा। इनडायरेक्ट में जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। जी कैसे बदलता है? अगर कहीं पर डिड होता है तो वहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। कंफर्म? लेकिन कहा अगला कहा इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा कहां कन्वर्ट होता है? प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा कन्वर्ट कहां होता है भैया? पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो चौथा ऑप्शन है यही आपका इनकरेक्ट है। बाकी ये जो आपके ये सब ऑप्शन जो है वो सही हैं। कंफर्म? आगे अब यहां पे आते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां देखिए, यहां पे अब आपकी चीजें सही चल रही हैं। देखिए क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्या कहा उसने, कहा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान से समझिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट कॉमन इन साइंटिफिक टेक्निकल बिजनेस राइटिंग। एकदम सही। जो पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉमन होता है, साइंटिफिक भी होता है, टेक्निकल भी होता है बिजनेस राइटिंग में। फिर कहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियंस, assumptions,
स्पेकुलेशंस अबाउट द फ्यूचर। जी, फ्यूचर टेंस जो होता है वो हमेशा किसके बारे में बताता है? जो फ्यूचर टेंस होता है वो हमेशा फ्यूचर के बारे में बताता है। ठीक, अब आप यहां पर देखिए, द एम फॉर्म ऑफ द वर्ब बी इज यूज्ड विथ द पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। बिल्कुल एकदम सही। जो एम होता है वो पर्सनल प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है और वो सिंगुलर, भाई आई के साथ एम का यूज करते हो। ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहा कौन सा करेक्ट नहीं है? व्हेन द वर्ब डज नॉट पास द एक्शन ओवर टू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड अ इंट्रांसिटिव वर्ब। ये गलत लिखा हुआ है। कहा व्हेन द वर्ब डज नॉट पास द एक्शन ओवर टू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। यही जो आपका ऑप्शन है यही आपका गलत है और सारे ऑप्शन जो है वो आपके सही हैं। आंसर में जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट नहीं है। कहा व्हेन द वर्ब डज नॉट पास द एक्शन ओवर एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड अ इंट्रांसिटिव वर्ब। जब जो है देखिए दो वर्ब होती है, एक वर्ब होती है ट्रांसिटिव वर्ब और एक वर्ब होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। एक वर्ब होती है इंट्रांसिटिव वर्ब और एक वर्ब होती है ट्रांसिटिव वर्ब। इसका ऑब्जेक्ट होता है तो ट्रांसिटिव वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इंट्रांसिटिव वर्ब। यही डी वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही जाएगा। कंफर्म हो गया? आइए अगला क्वेश्चन आपका कहा, क्वेश्चन नंबर पांचवा कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कुछ क्वेश्चन हमने अच्छे अच्छे आज लिए हैं, इसमें क्या करेक्ट नहीं है पढ़ लिया करिए। When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be nominative case। एकदम सही है। जब कोई भी नाउन अपने सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसे, जी हां, जब कोई भी नाउन अपने सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। टू फाइंड इन द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, यानी नॉमिनेटिव केस में हम हु या वाट रखते हैं बिफोर द वर्ब। क्वेश्चन पूछने के लिए सही है, हमने लिखा हु कॉल्ड मी, हमने हु को हम पहले रखते हैं किसी वर्ब के पहले, ये भी ऑप्शन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। एकदम सही। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग की जो है वो क्वालिटी बताती है, ये भी ऑप्शन सही। लेकिन इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लाइक अ फ्यू, सम, एनी डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। नहीं, ये जो सम, एनी, फ्यू होता है, सम, एनी और फ्यू, ये किसी भी एग्जैक्ट नंबर को जो है वो नहीं बताता है। भाई 1 2 3 दो एडजेक्टिव होते हैं, कॉर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर कहा ये जो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, सम, फ्यू, एनी, ये क्या एग्जैक्ट नंबर को कभी बताता है? ये नहीं बताता। तो जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका जो है वो जवाब आपका सही हो जाएगा। यानी अगर आप सही आंसर ढूंढेंगे तो यही डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। कंफर्म हो गया? समझ में आया होगा? नाउन जब एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये ऑप्शन सही था। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्ट के वर्ब के पहले रखा जाता है, ये भी ऑप्शन सही था क्योंकि गलत पूछा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी जो है वो किसी पर्सन और किसी थिंग को दिखाती है, ये भी सही है। लेकिन जो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है ये सम आपके एग्जैक्ट नंबर को शो करता है और वो कह रहा है एग्जैक्ट नंबर को नहीं शो करता, तो यही जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कंफर्म हो गया? आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन के बार बार पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको हम बताते हैं प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग में लाए जाएं और उनकी कंडीशन बताएं, उनकी स्थिति बताएं, तो ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग में लाए जाएं और उनकी स्थिति बताएं, उनकी कंडीशन बताएं, वो कहां पर हैं, किस जगह पर हैं। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, तो मेरी स्थिति कहां है? कमरे में।
नाउन क्या है? द रूम। और इन यहां क्या है? प्रीपोजिशन। तो यहां पर प्रीपोजिशन कुल 4 होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, ये देखिए यहां लिखा है, आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे एट हो गया, डाउन हो गया, ठीक है, और यहां पर एट हो गया, डाउन हो गया, ऑफ हो गया। एक शब्द या एक दो शब्द से बने हुए प्रीपोजिशन को हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन गेम यहीं पर कंपाउंड प्रीपोजिशन के पास है। अगर किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, रूल को ध्यान से समझिएगा इस डेफिनेशन को, अगर किसी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में प्रीफिक्स लग जाता है, ठीक है, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर किसी भी कहां पर उन्होंने कहा, क्या कहा? अगर किसी भी, यानी अगर किसी भी, किस पर? ध्यान दीजिए, किसी नाउन, किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब में प्रीफिक्स लग जाए तो वहां पर जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। फ्रेजल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? जब कोई प्रीपोजिशन एक से अधिक शब्द का हो, जब कोई प्रीपोजिशन एक से अधिक शब्द का हो, जब कोई प्रीपोजिशन एक से अधिक शब्द का हो और अंतिम वाला शब्द, जैसे फ्रेजल वर्ब की कंडीशन क्या होती है? फ्रेजल वर्ब की कंडीशन होती है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर फ्रेजल वर्ब बनता है, और अंतिम वाला शब्द प्रीपोजिशन हो, जैसे बाय मीन्स ऑफ, बाय डिंट ऑफ, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में हमेशा क्या लगाता होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो आप यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर डाउन, सिंपल प्रीपोजिशन डाउन सही है, कंपाउंड प्रीपोजिशन अंडरनीथ सही है, फ्रेजल प्रीपोजिशन बाय मीन्स ऑफ सही है, जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है अलोंग विथ, यही आपका इसमें मिसमैच्ड है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन उन्हें कहते हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म लगी होती है, और अलोंग विथ में कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगी है, इसलिए ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, यही जो आपका ऑप्शन है, यही आपका जो है वो मिसमैच्ड है। कंफर्म हो गया? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है, पूछा हेजिटेट, HESITATE, क्वेश्चन आपका है हेजिटेट, HESITATE, हेजिटेट का मतलब जो है वो क्या होता है, इसका आपको सही सिनोनिम बताना है, ठीक है। हेजिटेट, अफ्रेड टू टॉक, क्या आप बात करने से डरे, वो हेजिटेट होता है। अनविलिंग टू एक्ट, कार्य करने की इच्छा ना हो, वो आपका हेजिटेट होता है। अनविलिंग टू स्पीक, क्या आपके बोलने की इच्छा ना हो, तब आपका वो हेजिटेट होता है। या अनेबल टू डिसाइड क्विकली, आप उसको जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब ये आपका जो है वो हेजिटेट होता है। तो जो चीज आप अनेबल टू डिसाइड क्विकली, जैसे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन को देखिए, अफ्रेड टू टॉक बहुत सारे लोग मार देंगे, अनविलिंग टू एक्ट मार देंगे, अनविलिंग टू स्पीक भी मार देंगे, अनेबल टू डिसाइड क्विकली भी मार देंगे। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, हेजिटेट किसे कहते हैं? जब आपसे कोई प्रश्न पूछे और आप घबरा जाओ, उसका जवाब ना दे पाओ, उसका रिप्लाई नहीं कर पाओ, तो वही अनेबल टू डिसाइड क्विकली, जिसे आप अनेबल टू डिसाइड क्विकली, जिसको आप जो है वो जल्दी से डिसाइड नहीं कर सके, वही शब्द क्या है? हेजिटेट है। कंफर्म? आगे अब आप देखिए, अगला शब्द है प्रिजम्पचुअस, PRESUMPTOUS, PRESEMPTUOUS। प्रिजम्पचुअस का मतलब कोई आदमी जो होता है, जो हठी होता है, जो जिद्दी होता है, उसे हम प्रिजम्पचुअस कहते हैं। जैसे एक शब्द इसमें आता है स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न को भी हम प्रिजम्पचुअस क्या कहते हैं? प्रिजम्पचुअस। तो यहां पर स्टबबॉर्न होता है जो आदमी जिद्दी होता है, उसे हम कहते हैं। तो क्या बोल्ड होगा, इगोटिस्टिकल होगा, एरोगेंट होगा, या ऑडिशियस होगा? देखिए ऑडिशियस किसे कहते हैं? ऑडिशियस माने ऑडिशियस, जो चीज कठिन होती है वो कहलाती है। लेकिन एरोगेंट,
ठीक है। यहां पर प्रिजम्पशुअस का क्या हो जाएगा, जो हठी होता है, जिद्दी होता है, वही आपका एरोगेंट कहलाता है। कंफर्म। आइए ऑप्रेस, आप ध्यान दीजिए, कोई भी शब्द जो है वो ऑप्रेस, इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट, इस शब्द का आपको बताना है अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट। यहां पर ऑप्रेसिव, कोई भी चीज ऑप्रेसिव कब होगी, जब वो चीज काइंडली होगी। ऑप्रेसिव का मतलब क्या है, वो चीज बहुत ज्यादा रूड है, ऑप्रेसिव है, तो इसका एंटोनिम जो है वो क्या चला जाएगा, अपोजिट क्या चला जाएगा, काइंडली। स्मूथ हो जाएगी। ऑर्डरली का मतलब कोई भी चीज क्रम से, ऑर्डरली का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो है वो क्रम से होना, तो ऑप्रेसिव का क्या होगा, काइंडली। देखिए ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है कि कोई भी चीज स्पष्ट है। अगर आपसे OBSCURE, बहुत अच्छा शब्द है। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का स्पष्ट होना, ठीक है, तो किसी भी चीज का क्लियर होना, यही आपका ऑब्स्क्योर होता है। इसका सिनोनिम बताना था। कंफर्म। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। It has been too dangerous for too many people. It has been too dangerous for too many people. इसे जो है वो आपको सही करना है। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए। It has been too dangerous, यहां पर देखिए to be, become, be और been। अब आप देखिए बी का मतलब क्या होता है, यहां पर बी लिखा है ना, तो बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। अब आप यहां पर देखिए बिकम हैज लिख रखा है ना, हैज हेल्पिंग वर्ब रखी गई यहां पर, तो यहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, बिकम। क्लियर हो गया। अब आप देखिए, हाँ आइए क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले हैमलेट स्टेज फॉर क्लाउडियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले हैमलेट स्टेज फॉर क्लाउडियस, यानी क्लाउडियस को मारने के लिए हैमलेट ने कौन से स्टेज की जो है वो गणना की थी। स्लिंग्स एंड एरोस, वाइस ऑफ किंग्स, द मर्डर ऑफ गोंजेगो और द सेलिंग ऑफ लुसेनियास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैमलेट, अभी मेरी बात को ध्यान से समझिए, पहले बताइए कौन से सीन की जो है वो क्लाउडियस को मारने के लिए हैमलेट ने जो है वो किया था। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए, पहले पहले कुछ चीजें आप देख लीजिए। यहां पर देखिए हैमलेट में कुछ सीन हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हैमलेट में जो है वो कौन कौन सी सीन है। इसको हम सही कर ले। हैमलेट में, अरे बताइए, इधर ध्यान दीजिए। पहली सीन है ग्रेव डिगर सीन, ननरी सीन, फेंसिंग सीन, ये इंपॉर्टेंट है, और क्लोजेट सीन। ये पहले इस बुलेट पॉइंट को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी आपकी जो हैमलेट में सीन है, ग्रेव डिगर सीन, ननरी सीन, ग्रेव डिगर सीन है छुरा घोंपने वाली, ननरी सीन है, फेंसिंग सीन है और क्लोजेट सीन है। इनको आप जो है वो ध्यान दिए रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अभी हमने आपको कल ही बताया था कि हैमलेट को क्या कहा जाता है, हैमलेट को ही आर्टिस्टिक फेलियर कहा जाता है। कल बता चुके थे बार बार, कहां पर, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में टी.एस. इलियट ने कहा है। हैमलेट के लिए आप याद रखिएगा HOKM, यच में, हैमलेट में 1601, यानी हैमलेट में क्या आया था 1601, ये हैमलेट में याद रखिएगा, ठीक है। 1 4 5 6, ओथेलो 4, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606। कंफर्म है। जो घोस्ट दिखता है
हैमलेट के पिताजी का कितनी बार दिखता है? यहां पर देख लीजिए, हैमलेट के पिताजी का जो घोस्ट दिखता है वो कितनी बार दिखता है? 3 टाइम। हैमलेट के द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर्स, 3 बार जो है वो हैमलेट के पिताजी का जो है वो क्या दिखता है? वो आपका घोस्ट दिखता है, यानी भूत जो है वो उसका रूप दिखता है, 3 बार दिखता है। तो यहां पर उसने मारने के लिए कौन सी प्ले का किया था? द मर्डर ऑफ गोंजैगो या माउस ट्रैप सीन जिसे आप कहते हो। कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? कंफर्म हो गया? आगे चलें और कुछ बता दें। यह भी जान लीजिए, हैमलेट आपका लॉन्गेस्ट प्ले है। हैमलेट आपका जो है वो लॉन्गेस्ट प्ले है, यानी ग्रेव डिगर सीन, ननरी सीन, फेंसिंग सीन, क्लोजेट सीन, घोस्ट जो हैमलेट के पिताजी का दिखता है वो 3 बार दिखता है। ये आर्टिस्टिक फेलियर है। टी.एस. एलियट ने कहा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, ये लॉन्गेस्ट प्ले है और हैमलेट 1601 में जो है वो रिटर्न किया गया था। आगे कहा वेंस, अगली लाइन क्या कही? बहुत इंपॉर्टेंट, वेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन द थंडर लाइटनिंग और इन रेन, ये लाइन कहां की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। वेन शैल वी थ्री मीट अगेन, ये लाइन कहां की है? बताइए। ये क्या टेमिंग ऑफ द श्रू, किंग लियर, टेम्पेस्ट और मैकबेथ, कहां की लाइन है? आपको बता दें ये लाइन जो है वो मैकबेथ की है। एक क्वेश्चन यहां पे हम आपको और बता देते हैं, यहां पे ऐसे देखिए कहा गया, हाँ, हैमलेट ऐसी ट्रेजेडी है जो कि सेनेकन स्टाइल में लिखी गई है, यही बता दे रहे हैं, इसे देख लीजिए। हैमलेट एक ऐसी ट्रेजेडी है, हैमलेट एक ऐसी ट्रेजेडी है जो कि सेनेकन स्टाइल में लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसका सोर्स पूछा जाए, बहुत चीजें हैं। यू आर हैमलेट रिटन बाय थॉमस किड, यू आर हैमलेट या यू आर हैमलेट, यूर हैमलेट रिटन बाई थॉमस किड, ये इसका जो है वो आपका यहां पर हैमलेट का जो है वो सोर्स है। ये भी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये लाइन आपकी कहां पर लिखी गई है? ये लाइन आपकी मैकबेथ की लिखी गई है। अब आपसे कोई पूछे मैकबेथ क्या है, तो मैकबेथ को आर्टिस्टिक क्या कहा गया? मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा गया। ठीक है, इसको स्पेलिंग देख लीजिएगा। मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा गया, किसके द्वारा? टी.एस. एलियट के द्वारा। कहां पर? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। बताइए, टेमिंग ऑफ द श्रू कब लिखा गया था? टेमिंग ऑफ द श्रू कब लिखा गया था? टेमिंग ऑफ द श्रू 1590 से 1591 के बीच में लिखा गया था। कंफर्म हो गया? टेमिंग ऑफ द श्रू कब लिखा गया था? 1590 से 1591 के बीच में। किंग लियर लिखा गया था 1605 के बीच में। किंग लियर कब लिखा गया था? किंग लियर आपका लिखा गया था 1605 में। ठीक है, टेम्पेस्ट 1611। ठीक, और मैकबेथ अभी आपको बताए 1, 4, 5 और 1606, यानी यम जो है वो मैकबेथ था, यानी 1606। कंफर्म? आइए अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन हैमलेट? हैमलेट में कितने कैरेक्टर मरते हैं? इधर देखिए, सबसे पहले तो मरते हैं पोलोनियस, सबसे पहले टोटल 9 कैरेक्टर मरते हैं टोटल। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से ऐसा पूछ सकता है, जो योरिक जस्टर होता है, योरिक जो जस्टर होता है, किंग्स का जस्टर होता है, ये प्ले से पहले मर जाता है। योरिक जो किंग्स का जस्टर होता है, ये प्ले से कहां मरता है? पहले। मरते टोटल, फिर यहां पर एक ये मरा, फिर बचे कितने लोग? 8। भाई एक तो ये मर गया था प्ले से पहले, टोटल 9 लोग मरते हैं। योरिक किंग्स का जो जस्टर होता है वो प्ले से पहले ही खत्म हो जाता है, प्ले से पहले ही वो मर जाता है। लेकिन 8 मरते हैं, कौन कौन से? पोलोनियस, गेट्रूड, लैरटीस, रोसेनक्रैंस,
1 2 3 4, हैमलेट 5, यानी कौन हो गया। और यहां पर ये देखिए पोलोनियस, गेर्ट्रूड, लैर्टिस, रोजेनकैन और हैमलेट 5 ना। हाँ, मरते और कौन है, क्लाउडियस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पोलोनियस, क्लाउडियस, ओफिलिया, ओफिलिया आया, ओफिलिया गिनो जरा तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी पोलोनियस, गेर्ट्रूड, लैर्टिस, रोसेनक्रेंस, हैमलेट, एक और कोई है क्लाउडियस, ओफिलिया। ये 4 तो मरे, पोलोनियस मरे, क्लाउडियस मरे, ओफिलिया, गेर्ट्रूड, योरिक पहले ही मरा, क्लाउडियस, पोलोनियस, गेर्ट्रूड, लैर्टिस, ओफिलिया, रोसेनक्रेंस और हैमलेट। एक कोई और मरता है, उसको हम आपको देख के बता देंगे, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है वो एक कौन मरता है, लेकिन ये टोटल 9 कैरेक्टर टोटल जो है वो 9 कैरेक्टर टोटल आपके मरते हैं, ठीक है। एक कमेंट बॉक्स में आप देख के बता दीजिएगा कि ये कौन मरता है, वो हमारे ध्यान में इस टाइम नहीं आ रहा है, ठीक। पोलोनियस, गेर्ट्रूड, लैर्टिस, ओफिलिया, रोसेनक्रेंस और क्लाउडियस। एक नहीं ध्यान आ रहा है। आइए आगे कहा, द टर्म कर्टल सोनेट वॉज क्वाइंड बाई, जो कर्टल सोनेट नाम का जो है वो टर्म है वो किसने क्वाइन किया था, तो जीएम होपकिंस ने क्वाइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कर्टल सोनेट है, ये कर्टल सोनेट को क्वाइन किसने किया था, तो कर्टल सोनेट जो है वो क्वाइन किया था जीएम होपकिंस ने। कंफर्म हो गया, कर्टल सोनेट को जो है वो क्वाइन किया था वो जीएम होपकिंस ने। देखिए कर्टल ऐसे देख लीजिए, जो कर्टल यानी पहले आप ऐसे देखिए सोनेट देख लीजिए, सोनेट जो था वो क्वाइन, सोनेट को क्वाइंड, जो सोनेट है उसको सोनेट को जो है वो क्वाइंड किसने किया था, जीएम होपकिंस ने। ये संग किस पर किया जाता है, गाया किस पर जाता है, ल्यूर और मैंडोलिन। ल्यूर और मैंडोलिन एक ही है, जैसे आप ढोलक वगैरह देखते हो वैसे ही सोनेट जो है वो ल्यूर या मैंडोलिन पर जो है वो सोनेट को क्या किया जाता है, ल्यूर या मैंडोलिन पर जो है वो आपका गाया जाता है, ठीक है। और ये जो ऑरिजिन हुआ था ये इटली में हुआ था, और ये शब्द ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इटली। ये जो शब्द ऑरिन हुआ था, ये ऑरिन शब्द कहां पर हुआ था, ये आपका इटली में हुआ था, ठीक है। और जो आपका कर्टल सोनेट होता है, उस कर्टल सोनेट में टोटल 11 लाइन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्टल सोनेट में टोटल कितनी लाइन होती हैं, कर्टल सोनेट में टोटल 11 लाइन होती है। अब हम आपको ये नहीं जा रहे हैं कि सेस्टेट ना और ऑक्टेव, स्पेंसरियन, स्टेंजा, यहां पर हम आपको जो है वो पूरे सोनेट के बारे में नहीं जा रहे हैं। यहां पर कर्टल सोनेट को जीएम होपकिंस ने कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। तो यहां पर जवाब में क्या आएगा, इजरा पाउंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पोएट जिसने हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री, जिसने पोएट्री को डिस्क्राइब्ड किया था एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स के, तो वो क्या है, वो आपका शब्द होता है, यानी किसने क्वाइन किया था, तो क्वाइन किया था, डिस्क्राइब किया था इजरा पाउंड ने। एक वन वर्ड का ही शब्द था। Who among the following does not belongs to the university groups। अब आप मेरी बात ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो यूनिवर्सिटी विट्स नाम के शब्द को क्वाइन किया था जॉर्ज स्टेन्सब्यूरी ने। स्टेन्सब्यूरी, यूनिवर्सिटी विट्स को जो है वो क्वाइन किसने किया था, इस शब्द को जो है वो क्वाइन किया था जॉर्ज स्टेन्सब्यूरी ने। कुछ ऑक्सफोर्ड के थे और कुछ आपके कैम्ब्रिज के थे। कुछ आपके राइटर जो थे, इसको ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी विट्स को जो है वो कॉइन किसने किया था, जॉर्ज स्टेन्सब्यूरी ने। कुछ ऑक्सफोर्ड के थे और कुछ आपके जो है वो कहां पर के थे, कैम्ब्रिज के थे।
क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और आपके थॉमस नैश ये कैम्ब्रिज के थे। क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश ये आपके जो है वो कैम्ब्रिज के थे। क्रिस्टोफर मार्लो याद रखिएगा, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश ये जो आपके जो थे ये कहाँ के थे, ये क्वाइंट किया था जॉर्ज स्टेन्सब्यूरी ने। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और आपके थॉमस नैश ये कैम्ब्रिज के थे। लिली, लॉज और पील, जॉन लिली, लॉज और पील, LODG और पील ये आपके जो कैम्ब्रिज को हो गए, तो ये आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। ठीक, तो वही ने रखा। देखिए जॉन लिली थे, बिल्कुल जॉन लिली थे, थॉमस नैश भी थे, जॉर्ज पील भी थे। ये जो थॉमस किड हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रुप से जो है वो नहीं थे। इसको देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स और ब्लूम्सबरी ग्रुप ये दोनों ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स को क्वाइन किया था जॉर्ज स्टेन्सब्यूरी ने। कुछ ऑक्सफोर्ड के राइटर्स थे, कुछ कैम्ब्रिज के थे। कैम्ब्रिज में कौन कौन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश। ऑक्सफोर्ड में कौन करते थे, लिली, लीज और पील ना, ये जो है वो ऑक्सफोर्ड में थे। तो जो थॉमस किड है वो इस ऑप्शन में जो है वो नहीं है। चलें अगला क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स इन, वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को जो है वो कहां पर जो है वो रिकलेक्ट किया था, वैकेंट एंड पेंसिव मूड। ध्यान दीजिएगा, समर इवनिंग्स में नहीं, वैकेंट एंड पेंसिव मूड में जी, हिज ओल्ड एज में नहीं, द कंपनी ऑफ अदर्स में जो है वो नहीं, यानी वैकेंट एंड जो है वो पेंसिव मूड में किया था। कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम है ये किसके द्वारा जो है वो कॉइन किया गया था? इगोटिस्टिकल सबलाइम जो है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया था? तो एसटी कॉलरेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी आपके टीजीटी सिलेबस में नहीं पूछेगा कि गॉटिस्टिकल सबलाइन किसे कहते हैं, ये कभी नहीं पूछेगा कि गॉटिस्टिकल सबलाइन किसे कहते हैं। ये आपसे पूछेगा कि इस शब्द को किसने कॉइन किया था, तो एसटी कॉलरेज ने किया था। कंफर्म। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छा बना दिया है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। चूज द राइट रिस्पॉन्स से टाइप, ये रिस्पॉन्स है, ये क्या है? रिस्पॉन्स। असर्शन ए और रीजन बी। ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना, ओथेलो ने डेस्डिमोना को मारा बिकॉज डेस्डिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी, क्योंकि जो डेस्डिमोना थी वो क्या कर रही थी, वो अविश्वासी थी, ठीक है, उन्होंने धोखा दिया। ये दोनों ऑप्शन में क्या सही है? बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट। ये ए और आर ट्रू है और आर जो है वो सही है, क्या ये होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए आर ट्रू सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है आर गलत है, और ए इज फॉल्स, ए गलत है बट आर इज ट्रू। तो देखिए ओथेलो ने डेस्डिमोना को मारा था, और इसलिए मारा था क्योंकि डेस्डिमोना ने उस इनफिडेलिटी का शिकार हुई थी और वो उन्होंने यहां पर ओथेलो को धोखा दिया था। तो जो आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट, ये जो ऑप्शन है ये आपका जो है वो सही होगा, पहला वाला ऑप्शन। कंफर्म हो गया? कंफर्म हुआ। आइए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वोमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन्ड द पाइट ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्जीनिया वुल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिएगा और इस क्वेश्चन को जो है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वोमेन राइटर्स, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया जा सकता, इसलिए कुछ नहीं दे रहे हैं, वन वर्ड का ऐसे देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन्ड द पाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर दैट इज कॉल्ड अ वर्जीनिया वुल्फ? वो कौन थी? वर्जीनिया वुल्फ थी। आगे क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ इडियम एंड आयरन विल। अगर किसी की विल जो है वो आयरन है, एन आयरन विल का मतलब ए फिर्म ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा फिर्म है,
आपका ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो बहुत ज़्यादा दृढ़ है। एंड आयरन विल का मतलब अफर्म ओपिनियन, कंफर्म। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। अब आप देखो, ओह नो आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ, ओह नो आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ, ओ नो आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ, ओ नो फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ। देखिए, लेकिन अब पहले मेरी बात को आप यहां पर समझिए, यहां पर ओह नो के बाद पहली बात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगेगा, और फॉरगॉट के बाद क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लगेगा, पहला वाला ऑप्शन चला गया। ओह नो के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगेगा, ये वाला ऑप्शन आपका निकल गया। ओह नो के बाद कामा नहीं लगेगा, यह ऑप्शन चला गया। ओह नो के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, यही वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। ओ नो, फिर यहां पर आई फॉरगॉट फुल स्टॉप आई विल फोन हर नाउ, कंफर्म हो गया। यहां पर देखिए लास्ट में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, कंफर्म। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, वाई डिड ही ब्रेक द वेस, इसकी बनानी पैसिव वॉइस, तो बनाइए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखे, क्या हो गया, वाई, वेस को यहां लाए तो यहां पे क्या चला जाएगा, डिड है, यहां पर वाई वॉस, फिर क्या हो जाएगा, द वेस। अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां पर ब्रोकन, फिर क्या हो जाएगा, बाई, फिर यहां पर हो जाएगा हिम। ये जो ऑप्शन वाई वाज द वेस ब्रोकन बाई हिम, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका वो है। देखिए, जो कल हम प्रैक्टिस बता रहे थे उसमें कमेटी की स्पेलिंग में ऑप्शन में 3 नियम कर दिए थे, वो गलत था। 3 नियम कभी नहीं होता है, COMMITTE, ठीक है। ये ऑप्शन आपका कमेटी वाला था, ये कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट जो है वो किसको डेडिकेटेड हैं, तो सीधा आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। शेक्सपियर ने टोटल सोनेट कितनी लिखी, 154। सोनेट 1 से 126 किसको डेडिकेटेड है, मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट। सोनेट 127 से 152 मैरी फिटन जो डांसर थी शेक्सपियर के कोर्ट में, और जो सोनेट नंबर 153 और 54 है वो लव गॉड कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है या लव गॉड क्यूपिड, कन्वेंशनल है या लव गॉड क्यूपिड को जो है वो डेडिकेटेड है। तो 1 से 126 मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट, 127 से 152 मैरी फिटन जो डांसर थी, इटालियन डांसर थी शेक्सपियर के कोर्ट में, 53 एंड 54 कन्वेंशनल है या लव गॉड क्यूपिड, तो आर डेडिकेटेड टू अननोन मिस्टर WH, कंफर्म। आइए विच अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। इधर देखिए क्वेश्चन है, किंग लियर जो आपका है प्ले, उसमें हैप्पी एंडिंग कौन देते हैं, तो नोहेम चेचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, कंफर्म हो गया। 1600 किंग लियर कब आता है, 1605, अभी आपको जो है वो कुछ देर पहले बताए थे। अगला, which of the following is a reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं आपको हम बता दे रहे हैं, जब किसी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाए तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स, तो ऐसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव। तो माई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है भैया, आई होता है फिर माई होता है और इसी का बनता है माई सेल्फ, ठीक। तो माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दिस, यू और वी ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, कंफर्म। आगे, द करेक्ट स्पेलिंग इज, कौन सी स्पेलिंग, 30वां क्वेश्चन और अंतिम, कौन सी स्पेलिंग गलत करेक्ट है, तो कौन CONSIST
TENCY, ये जो आपका स्पेलिंग है यही आपकी सही है, ठीक है। यही जो आपकी CONSISTENCY कंसिस्टेंसी, ये स्पेलिंग जो है वो आपकी जो है वो सही है। TANCY गलत है, TENSY गलत है, ये CONSIASTANSY ये भी जो है वो आपकी गलत है। कल हमने एक क्वेश्चन बताया था, हु इनॉग्रेटेड दी, यहां पर ऐसे कुछ करके था ऑब्जेक्ट के रूप में ना, उसका आंसर देख लीजिए। कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि हमने गलत बताया था। बाई होम वॉस, यहां पर जो ऑब्जेक्ट रहा हो, और यहां पर इनॉग्रेटेड जो है वो इसके वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म थी। कंफर्म है? कंफर्म हो गया। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस थे 30 क्वेश्चन की, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन की आपके लिए यहां पर प्रैक्टिस थी। ये 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक जो मुझे ध्यान नहीं आया था कि जो है वो मतलब 9 लोग मरे थे, ठीक है। योरिक जो था वो जस्टर था, वो तो प्ले के पहले मर गया था, ठीक है। एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। पोलोनियस, ऑफेलिया, गेट्रूड, लैर्टिस, ठीक है, रोसेनक्रैंस, और शायद मुझे वो क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। टोटल 9 लोग जो है वो मरे हुए थे, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।